उत्तर पूर्व, अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे FM गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं चंद्रिका जोशी। हमेशा की तरह एक बार फिर रविवार की शाम हम आपसे मिलने आ पहुंचे हैं। आधे घंटे के सफर में अब हम आपको लिए चलेंगे अपने साथ पूर्वोत्तर राज्यों की ओर। ऐसा पूर्वोत्तर जो सुंदर है, प्रकृति और लोगों के बीच आपसी प्यार और सद्भाव जहां शक्ति है। ऐसा पूर्वोत्तर जिस पर देश गर्व करता है, जहां की विविध भाषाएं और बोलियां अलग होते हुए भी सबको देश प्रेम के एक सूत्र में बांधे रखती हैं। ऐसा पूर्वोत्तर जो विकास के नए कीर्तिमान बना रहा है। तो आइए चलें पूर्वोत्तर की ओर। पूर्वोत्तर डायरी। आज के संस्करण में हम आपके लिए लेकर आए हैं, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री ने असम में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी, 2 अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन किया। सरकार नागालैंड में बुनियादी ढांचा विकास परियोजना शुरू कर रही है। त्रिपुरा में विभिन्न प्रकार के आमों का उत्पादन किया जा रहा है। इस दिलचस्प कहानी को हम आपसे साझा करेंगे। मिजोरम कृषि प्रधान समाज है। खेती के लिए इस्तेमाल कुछ खास उपकरणों के बारे में हमारी संवाददाता ने रोचक जानकारी आपके लिए भेजी है। इसे भी हम आपसे साझा करेंगे। सिक्किम 12 से 18 जून तक नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए बिल्कुल तैयार है। तो आइए चलें पूर्वोत्तर की ओर। असम में इस सप्ताह राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई और 2 अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस अवसर पर कामरूप जिले में बाईहाता चराइली से शोणितपुर जिले में डोलाबारी तक 135 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग को 4 लेन का किए जाने की घोषणा की। श्री गडकरी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश पर उनका मंत्रालय असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में सड़क संबंधी बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर काम कर रहा है। उन्होंने बताया कि इस वित्त वर्ष में केवल असम में ही लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का सड़क संबंधी बुनियादी ढांचा विकसित किया जा रहा है। श्री गडकरी ने बताया कि उनके मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क के दोनों ओर बांस के बने अवरोधक यानी क्रैश बैरियर लगाने का फैसला किया है। उन्होंने राज्य में बांस की कई प्रकार की किस्मों को देखते हुए असम सरकार से राज्य में बांस से बने क्रैश बैरियर उद्योग शुरू करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इससे स्थानीय लोगों के लिए नौकरियों के अवसर भी उपलब्ध होंगे। सरकार ने इस वर्ष मार्च में प्रायोगिक आधार पर महाराष्ट्र में चंद्रापुर से यवतमाल जिलों को जोड़ने वाले राजमार्ग पर विश्व का सबसे पहला 200 मीटर लंबा बांस से बना क्रैश बैरियर लगाया था। श्री गडकरी ने ब्रह्मपुत्र नदी पर 6 लेन का पुल बनाने की भी घोषणा की। इस पुल से गुवाहाटी में नारंगी से कुरुआ के बीच संपर्क स्थापित हो सकेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 127 पर नौगांव बाईपास से तेलिया गांव खंड तक, इसी राजमार्ग पर तेलिया गांव से रंगागारा को 4 लेन करने संबंधी परियोजना भी राष्ट्र को समर्पित की गई। इस अवसर पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य में संपर्क सुविधाओं में सुधार होगा। इस बीच इस सप्ताह ही नागालैंड में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि सरकार नागालैंड में एक महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना विकास परियोजना संचालित कर रही है। श्री गडकरी ने एक ट्वीट में इसकी जानकारी दी और कहा कि इस परियोजना में 2 लेन वाला 25 किलोमीटर लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि पैकेज 3 के हिस्से के तौर पर चकबामा से जुनहेबोतो तक सड़क बनाई जाएगी। इस परियोजना का उद्देश्य नागालैंड और पूर्वोत्तर में उसके पड़ोसी राज्यों के बीच सड़क संपर्क को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि इससे इस क्षेत्र में यात्रियों को सक्षम, टिकाऊ और आर्थिक रूप से किफायती परिवहन का विकल्प भी मिलेगा। और अब चलते हैं त्रिपुरा की ओर।
गर्मी का मौसम हो और आम की बात न हो, ये कैसे हो सकता है? आप भी ये बात तो जरूर मानेंगे कि आम अपने विशिष्ट स्वाद और महक के कारण देश में सबसे अधिक पसंद किए जाने वाले फलों में से एक है। यूं ही आम को फलों का राजा नहीं कहा जाता है ना। आम का स्वाद लेने के बारे में सोचते ही हमारे मुंह में पानी तो आता ही है। युवा क्या, बच्चे क्या, औरतें और बड़े सभी समान रूप से आम को खाना पसंद करते हैं। हम आप सभी जानते हैं कि आम देश के साथ साथ विदेशों में भी बाजारों को आकर्षित करता रहा है। अब त्रिपुरा का जिक्र हमने किया है तो बात शुरू करते हैं कि त्रिपुरा जो रबर, सुपारी और बांस का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए जाना जाता है, यकीन मानिए कि अब वहाँ विभिन्न प्रकार के आमों की उपज हो रही है। प्रदेश के ढलाई जिले के दूर दराज के गंडाचारा गांव में एक किसान विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट फल आम के उत्पादन में अग्रणी है। हमारे अगरतला संवाददाता ने हमें बताया कि अगर आम खाने की लालसा रखने वाली थाली में 1 या 2 नहीं बल्कि 25 तरह के आम एक साथ मिल जाएं तो ये निश्चित रूप से उस व्यक्ति के लिए एक सपने के सच होने जैसा ही होगा। खैर, अगर विश्वास न हो तो त्रिपुरा के गंडाचारा के इस युवा किसान प्रज्ञान चकमा के खेत पर अवश्य जाएं, जिन्हें आम की 25 किस्मों का उत्पादन करने का श्रेय दिया जाता है। इनमें से कुछ प्रमुख किस्में मियाजाकी हैं, जो मूल रूप से जापान में उगाई जाती है और दुनिया के ये सबसे महंगे आमों में से एक है। इसके बाद आता है अमेरिकन पामर, घर में उगाई जाने वाली आम्रपाली और केले के आकार का आम, जिसे पके केले को छीलकर जैसे खाया जाता है उसी तरह से इसे भी खाया जाता है। ये बागान में मेरा 25 वैरायटी मैंगो है। तो वैरायटी का नाम है, थाई वैरायटी है, अमेरिकन पाल्मर है, जापानी मियाजाकी मैंगो है और आम्रपाली भी है, मेजर आम्रपाली भी है और खटीमुन तो 12 महीने में होते हैं। खटीमुन थाईलैंड वैरायटी है। आइडिया मिलते हैं, लेकिन जो एक रेंज में रहते हैं वो मेरा एक फ्रेंड वहाँ पे खेती करते हैं आम मैंगो के, तो अब साथ में करते हैं। तो साथ में तो पूरा यार में आम रहते हैं। यार्ली इनकम 5 लाख होते हैं। प्रज्ञान जो अपने परिवार के साथ टोंग घर में रहता है, जानवरों को फसल नष्ट करने से रोकने के लिए टोंग घर खेत में बनाया गया बांस का घर कहलाता है। किसान ने बताया कि उसे सालाना लगभग 4-5 लाख रुपए का मुनाफा होता है। उनका कहना है कि क्योंकि खेतों में मिश्रित किस्म के फल उगाए जा सकते हैं, इसलिए आम का मौसम नहीं होने पर वे ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन शुरू कर देते हैं। तो इस युवा किसान की सफलता की कहानी निश्चित रूप से आने वाले दिनों में और अधिक युवाओं को खेती के नए और अपरंपरागत तरीकों को अपनाने के लिए जरूर ही प्रेरित करेगी। The success story of this young farmer will definitely inspire more youth to take up innovative and unconventional methods of farming in days to come. Kunal Shinde from Agartala. अब चलिए मिजोरम की ओर। मिजोरम का समाज कृषि प्रधान रहा है। समाज का खेती और उसकी उपज का एक लंबा इतिहास रहा है। मिजो लोगों का मुख्य भोजन है चावल, और चावल को संसाधित करने यानी धान को संसाधित करने का एक उपकरण सुम और सुक यानी मूसल मिजो परिवार के हर घर में मौजूदा सबसे पुरानी ज्ञात वस्तुओं में से एक माना जाता है और मिजो लोगों को सबसे कीमती मूर्त विरासत वस्तुओं में से भी सुम और सुक ही मानी जाती हैं। और हाँ, ये घर में अनिवार्य भी थे। हालांकि समाज में व्यापक आधुनिकीकरण और मशीनीकरण के साथ ही इनका उपयोग वर्तमान में बहुत कम हो गया है, लेकिन आज हम विशेष रूप से पुराने दिनों में मिजोरम के लिए इस वस्तु के महत्व के बारे में आपसे बात करेंगे। इन दिनों अगर शहर के बाजार में आपको पारंपरिक लकड़ी के ऊखल और मूसल सेट खरीदने हैं तो आप बहुत कोशिश करेंगे, यानी आपको बहुत तलाश करनी पड़ेगी। इसके लिए कोई अलग से दुकान तो है नहीं, ये आपको केवल कुछ हार्डवेयर स्टोर या क्रॉकरी की दुकान में भी मिल सकते हैं। आइजोल के एक बाजार में वर्तमान में इनकी कीमत आमतौर पर 200 रुपए से लेकर 2500 रुपए के बीच होती है। ये गांवों के कारीगरों द्वारा बनाए जाते हैं या फिर पड़ोसी देश म्यांमार से इन्हें आयात किया जाता है। इन्हें चुनिंदा मजबूत लकड़ी से तैयार किया जाता है और महिलाएं
इन्हें मुख्य रूप से चावल या अन्य खाद्य पदार्थों को भूनने के लिए घर पर इस्तेमाल करती हैं और फिर इसके बाद इनमें उन पदार्थों को पीसा जा सकता है। हर घर में इस वस्तु का विशेष महत्व है और यहाँ तक कि जब कोई घर बदलता है तो उसमें सबसे पहले मोटार और मूसल डाला जाता है। उन्हें आमतौर पर सुम हमुन में रखा जाता है जो एक बरामदे की तरह होता है और प्रवेश द्वार के ठीक बगल में होता है। प्रतिदिन इसका उपयोग चावल की भूसी निकालने और अन्य खाद्य पदार्थों जैसे बीजों को कूटने के लिए भी किया जा सकता है। कला और संस्कृति विभाग के एक पुरातत्वविद श्री वनलाल हुमा सिंगसन ने बताया कि अतीत में मिजो लोग घरेलू कामों और संस्कृति के मामले में ऊखल और मूसल को बहुत प्रिय मानते थे। पुराने दिनों में पूर्व ईसा युग में मिजो अपने देवताओं की पूजा करते थे और स्थानीय देवताओं को बलि चढ़ाते थे। ऐसा लगता है कि इस काम में घरेलू पशुओं के लिए भोजन को पीसने के लिए भी वो ऊखल और मूसल का ही इस्तेमाल करते थे। Mortar and pestle are the indispensable items of the Mizo house. Every Mizo house, the entrance of the house starts with this we call sumhun, which literally means place of mortar and pestle. The Mizo people in ancient life, the main staple food is rice. So every morning they have to husk the rice by the women folks for the day's consumption. The process goes like this. At night time, women folk would place some amount of rice over the fireplace to dry it up. In the morning, it was pounded with this mortar and pestle to unhusk it. एक अन्य सांस्कृतिक पहलू, एक तथ्य ये है कि मिजो पारंपरिक नृत्य चेराव के लिए भी लंबे समय तक मूसल का इस्तेमाल किया जाता था। माना जाता था कि नृत्य के लिए बांस के स्थान पर मूसल का उपयोग करने से महिला को मृत्यु के बाद जीवन की एक सुंदर यात्रा मिलेगी और वो शांति से विदा हो सकेगी। दरअसल कुछ दूर दराज के गांवों में ये रस्म 1950 के दशक तक निभाई जाती थी। सुक यानी मूसल का उपयोग एक खेल वस्तु के रूप में युवा पुरुष अपनी ताकत दिखाने के लिए भी करते थे। देसी खेल उत्सवों में तो ये खेल आज तक भी खेला जाता है। हालांकि असली मूसल के स्थान पर अब बांस या लोहे के डंडे का प्रयोग किया जाता है। सुम और सुक से जुड़े मिजोरम के इस स्वदेशी खेल को इन सुक नवर कहा जाता है। Besides, for consumption purpose, the mortars and pestle has much importance regarding the life after death, or let's say the religious belief. It is said that in the ancient times, when a woman died over a child, they believed that the departed soul has to go to a place called the Piara or Mitikua, which is may call as abode of the dead. They believe that when that lady has to proceed for the afterlife, they should have to perform this chero, a particular dance which we normally perform these days by using bamboo staves. But in olden days, it was suk or pestle was used for performing the chero to beat off the departed soul. Besides that, everyday life in the ancient Mizo, we have a Zol book called Men's Dormitory. So boys and men used together and used to play some indigenous games. One of the famous indigenous games is called Insuknor or Insukher, where two persons play with this pestle. Insuknor means to push or to pull by using pestle. Two persons play this game using this pestle. श्री वनलाल हुमा ने कहा कि कला और संस्कृति विभाग मिजोरम के पारंपरिक उखल और मूसल के उपयोग को दोबारा सामने लाने की योजना बना रहा है ताकि कम से कम उखल और मूसल को एक विरासत वस्तु के रूप में संरक्षित किया जा सके और साथ ही साथ उन कारीगरों और शिल्पकारों को भी प्रोत्साहन दिया जा सके जो इसको बनाने में अपना जीवन यापन करते हैं। Irene from Aizol. अब बात सिक्किम की। सिक्किम में गैंगटॉक के पाल्जोर स्टेडियम परिसर में 12 से 18 जून के दौरान यूथ मेंस नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यूथ मेंस नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में 48 किलोग्राम से 91 किलोग्राम से अधिक तक की
13 भार श्रेणियां शामिल होंगी, जिसमें प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के 13 मुक्केबाजों की भागीदारी होगी। आयोजन समिति को 500 से अधिक प्रविष्टियां प्राप्त हो चुकी हैं। सिक्किम ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कुबेर भंडारी राज्य में आयोजित होने वाले प्रतिष्ठित राष्ट्रीय टूर्नामेंट के बारे में कुछ इस तरह बताते हैं। 6th यूथ मेंस नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप गैंगटॉक में हो रहा है। इसमें अभी 400 प्लस एथलीट्स का एंट्री आ चुका है और एंट्रीज आने वाला है। हम लोग का टोटल डेलीगेट्स, एथलीट्स, रेफरीज एंड जजेस को टोटल मिला के अबाउट 725 delegates will be here in Gangtok, and this will be held in Palzar Stadium, where 2 rings will be laid. On the opening day, the Honorable Chief Minister of Sikkim will be attending, and on the closing day, Honorable Governor of Sikkim will be attending for the championship. गैंगटॉक के व्हाइट हॉल में राष्ट्रीय कोच और द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता संध्या गुरंग की देखरेख में सिक्किम की 13 सदस्यों की टीम बहुत मेहनत से प्रशिक्षण ले रही है। राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन सिक्किम एमेच्योर बॉक्सिंग एसोसिएशन द्वारा बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से किया जाएगा। With Saket Sarkar, this is Tasha Bhutia for Akashvani News, Sikkim. आइए चले नागालैंड। नागालैंड को अभी हाल ही में अपनी तरह की पहली 3 मोबाइल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी FSL वैन मिली हैं। पुलिस आधुनिकीकरण के अंतर्गत गृह मंत्रालय द्वारा राज्य पुलिस बल के लिए FSL वैन की मंजूरी दी गई थी। नागालैंड के पुलिस महानिदेशक रूपिन शर्मा ने 1 मई को वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और जवानों की उपस्थिति में कोहिमा में पुलिस मुख्यालय में 3 मोबाइल फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं FSL की शुरुआत की। डीजीपी रूपिन शर्मा ने कहा कि राज्य पुलिस अपनी फोरेंसिक क्षमताओं को बढ़ा रही है। FSL वैन अपराध की घटनास्थल पर जांच किट जैसे फिंगरप्रिंट किट, फिंगरप्रिंट डेवलपमेंट, फुट एंड टायर प्रिंट कास्टिंग किट, फोरेंसिक लाइट सोर्स, ब्लड डिटेक्शन किट, एविडेंस पैकिंग और कलेक्शन किट, डीएनए कलेक्शन और असॉल्ट किट से लैस हैं। इस FSL वैन को दीमापुर में फोरेंसिक प्रयोगशाला में रखा जाएगा। दिस इज अफन्यो फ्रॉम आकाशवाणी न्यूज, कोहिमा। अब आपको खूबसूरत मेघालय लिए चलते हैं। मेघालय में राज्य सरकार पर्यावरण की सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए कई कदम उठा रही है। मेघालय सरकार ने पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं PES के अंतर्गत लगभग 50,000 हेक्टेयर वन भूमि के लिए एक अनूठा कार्यक्रम शुरू किया है। पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के लिए भुगतान शुरू करने का उद्देश्य वनों के संरक्षण के साथ साथ लोगों की आजीविका से संबंधित मुद्दों का समाधान करना भी है। इसका उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों और पारिस्थितिकी तंत्र का प्रबंधन करना भी है, जिसमें उपभोगकर्ता सेवाओं के लिए संरक्षकों को पुरस्कृत भी किया जाता है। इस कार्यक्रम में समुदायों और व्यक्तियों को वनों के संरक्षण के लिए भुगतान किया जाता है। समुदाय को या व्यक्ति को वन को बनाए रखने के लिए सरकार से 25 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। आजीविका को बनाए रखने के लिए आर्थिक गतिविधियों में लगाने के लिए 5 साल में ये राशि और अधिक हो जाएगी। मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने विश्व पर्यावरण दिवस समारोह के दौरान बताया कि इस योजना में अब तक 17,000 हेक्टेयर वनों का संरक्षण किया जा चुका है और अगले 5 वर्ष में लगभग 50,000 हेक्टेयर और वनों के संरक्षण की योजना है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इससे 100 मिलियन कार्बन क्रेडिट उत्पन्न करने में मदद मिलेगी, जिसका विपणन राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कार्बन क्रेडिट प्राप्त करने के लिए सरकार विभिन्न एजेंसियों के साथ काम कर रही है। सरकार विभिन्न विभागों के साथ सहयोग करके और समुदाय को शामिल करके पर्यावरण क्षेत्र में अभूतपूर्व बदलाव लाने की भरसक कोशिश कर रही है।
I also would like to mention that the PES system, the Payment for Ecosystem Services, this is again another very unique program that this government has done. We plan to expand this in the coming years in a very large scale, and we expect that when these different almost 50,000 hectares of land will come under the Payment for Ecosystem Services, we are working with different agencies so that we can get the carbon credits for this. And hence, this is again a very unique program started by Government of Meghalaya in this scale, which has never happened in any other part of the country. Even just a few days back, I had distributed a large amount of checks to different community, forest areas. One particular community is giving about 125 hectares. So they are receiving about 25 lakhs per year from the government to sustain the forest, which means in the next 5 years, they will get 1.25 crores so that they are able to have economic activity as well as ensure that livelihood is created through different activities. And this would be again dovetailed with many other mission mode programs, whether it be tourism or whether it be agriculture and all these other aspects that we have. I also would like to stress on this fact that we need to realize that the creation of employment through different sectors is very crucial, and environment is going to play a very, very important role in that. Because the environment will be linked with, again, sustainable tourism in the long run. राज्य सरकार का ये प्रयास निश्चित रूप से जलवायु परिवर्तन की समस्या को कम करने के अलावा राज्य भर में वनों की रक्षा के लिए एक लंबा रास्ता तय करेगी। अच्छी बात यह है कि सरकार समझती है कि जमीनी स्तर पर सामुदायिक भागीदारी के बिना कार्बन क्रेडिट उत्पन्न करने की योजना को हासिल नहीं किया जा सकता। This is Lamfrang Nuspung from AIR News Shillong. और अब हम आपके लिए लेकर आए हैं एक भेंटवार्ता। मैं हूँ आपके साथ राजश्री त्रिवेदी और आज इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में हैं उत्पल बोरुक पुजारी, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता, फिल्म समीक्षक, फिल्मकार और 2003 में भारत के 50वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक के लिए स्वर्ण कमल से नवाजे गए। आपका बहुत बहुत स्वागत है उत्पल जी। धन्यवाद। IIT रुड़की से MTech डिग्री हासिल है आपको। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता, फिल्म समीक्षक से फिल्म निर्माता बने, पेशेवर पत्रकारिता छोड़ने और पटकथा लेखक और फिल्म निर्माता बनने से पहले सिनेमा, राजनीति, समाज, साहित्य और संस्कृति सहित अन्य कई विषयों पर आपने बहुत विस्तार से लिखा है। तो वो वजह क्या थी कि कलम से कैमरा की ओर मुड़े आप? पर्दे पर दिखाया जाना ज्यादा प्रभावशाली होता है, ऐसा मानते हैं आप, या कोई और वजह थी? जब मैंने जर्नलिज्म एज ए करियर लिया तो उससे पहले से ही मैं फिल्म फेस्टिवल्स और ये सब अटेंड करता था। स्पेशली मैं गुवाहाटी से आता हूँ, तो गुवाहाटी में जो भी फिल्म सोसाइटीज होती थी, उनके जो स्क्रीनिंग्स होती थी, वहां जाते थे, तो एक फिल्म का एक्सपोजर था। फिर हम लोग जब स्कूल में थे, कॉलेज में, अर्ली ईयर्स, मिड 80s में, तो उस समय में दूरदर्शन में दोपहर को अलग अलग भाषाओं की फिल्में दिखाए जाते थे। तो उससे देख के हमको पूरा इंडियन सिनेमा का एक एक्सपोजर उस टाइम रेगुलरली मिलता था, जो अच्छे क्वालिटी के फिल्म, नेशनल अवार्ड विनिंग या, और उस जमाने में मुझे याद है जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल जो है इंडिया की, तो वहाँ जो दिखाए गए कुछ जो विदेशी फिल्म है, उनमें से भी कुछ दूरदर्शन पे दिखाए जाते थे जी, तो वो भी देखते थे। तो उस टाइम से सिनेमा के प्रति एक इंटरेस्ट था। प्लस मेरे नाना जी, वो एक डांसर थे, सत्रिया डांसर थे उस जमाने की, वो भी लेखक थे, नोवेलिस्ट एंड स्टोरी राइटर, एंड ऑल्सो उन्होंने एक फिल्म भी बनाई थी जो असमिया भाषा की 9th फिल्म है, 9वीं फिल्म है। अच्छा। उसका नाम है रूनुमी, जिसका प्रिंट नेशनल फिल्म आर्काइव ने रिस्टोर किया था कुछ साल पहले। तो वो एक फिल्मों पे प्रति वो था। फिर मैं जब पत्रकार बना, दिल्ली में आके PTI में ज्वाइन किया, फिर डेक्कन हेराल्ड के साथ जुड़ा रहा काफी साल, तो उस टाइम में फिल्मों के ऊपर लिखता था, जबकि ऑफिशियली जो बीट्स दिए जाते हैं वो तो करना पड़ेगा। सो उसमें पॉलिटिक्स एंड पार्लियामेंट से लेके मिनिस्ट्री से लेके काफी सब कुछ कवर करता था। इनफैक्ट INV मिनिस्ट्री वाज वन ऑफ माय बीट्स। तो उसके बाद लेकिन जब जैसे साल टाइम चलता गया, मैं यहाँ पे दिल्ली में काफी एक्सपोजर और मिला मुझे फिल्मों की दुनिया को, क्योंकि यहाँ पे स्क्रीनिंग्स बहुत होती है। IFFI भी पहले यहाँ हर ऑल्टरनेट ईयर होती थी, बिल्कुल। फिर गोवा में चली गई, तो प्लस अदर फेस्टिवल्स जो ऑर्गेनाइज किया और अटेंड किया। तो एक टाइम में लगा कि जो हम लोग लिख के जितना कहानी बता सकते हैं, उसके 1000 गुना ज्यादा पावरफुली सेम स्टोरी बोल सकते हैं
अगर हम लोग विजुअल मीडिया पे जाए। लेकिन मैं टेलीविजन पत्रकारिता के प्रति कभी इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि वो एक जो इंस्टेंटेनियस एक सब कुछ चाहिए वहां पे, तो वो मुझे उतना पसंद नहीं था। तो मैंने सोचा, प्लस बहुत सारे स्टोरीज ऐसे हैं, खासकर की जो नॉर्थ ईस्ट के स्टोरीज है, जो मतलब एज ए न्यूज रिपोर्ट या फीचर आर्टिकल में बोलना इतना इजी नहीं होता है, क्योंकि वहां पे नॉट ओनली वहां पे, बट मैं क्योंकि मैं नॉर्थ ईस्ट से हूं तो मेरा वहां पे लगाव ज्यादा है, बट जनरली बहुत सारा स्टोरी है जो विजुअली ज्यादा अपीलिंग होता है, उसके साथ आप म्यूजिक यूज कर सकते हो, साउंड का एक बहुत बड़ा रोल है, साउंड डिजाइन का। तो वो सब सोच के मैंने सोचा कि मुझे मतलब ये मैं ट्राई करता हूँ फिल्म मेकिंग में। माहौल भी था घर में, कला संस्कृति का, जैसा आपने बताया। तो तब मैंने डिसाइड किया कि पहले मैंने एक स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश की किसी और के लिए, जो फिल्म अभी भी बनी नहीं, बट होपफुली बनेगी। बट वो स्क्रिप्ट लिखते वक्त मुझे पता चला कि मैं एज ए जर्नलिस्ट का नौकरी करते हुए मैं फिल्म मेकिंग के बारे में सीरियसली नहीं सोच सकता हूँ, क्योंकि टाइम की कमी की वजह से, क्योंकि यहाँ दिल्ली में पत्रकारिता इज अ वेरी स्ट्रेसफुल एंड टाइम कंज्यूमिंग जॉब। जी। तो अब मैंने डिसाइड किया कि आई विल लीव माई जर्नलिज्म जॉब एंड टेक ए रिस्क एंड टू बिकम ए फिल्म मेकर। तो वैसे ही मैंने आया फिल्म मेकिंग में। फिर पहला फिल्म बनाया मयोंग मीट रियलिटी जी 2012 में। तो वैसे ही शुरू हुई, तो अभी चल रहा है। जी, मयोंग मिथ रियलिटी 2012 में, फिर 2013 में आई थी सॉन्ग्स ऑफ ब्लू हिल्स, फिर जिसको इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में इन फिल्मों को जगह मिली, मेमोरीज ऑफ फॉरगॉटन वॉर, या फिर फॉर अ दरबार ऑफ द पीपल। ये सारे अंग्रेजी टाइटल्स हैं उत्पल जी। तो क्या आपकी जो वृत्त चित्र आप बनाते हैं उसको इंटरनेशनल ऑडियंस को ध्यान में रखकर ही बनाते हैं? बिकॉज ऑल दीज नेम्स आर इन इंग्लिश। हाँ, उसका कुछ हद तक तो सही है आपकी बात, क्योंकि जो हमारी कहानियां हैं वो उसका रीच मेरे हिसाब से हमेशा पूरा ग्लोबल होना चाहिए। क्योंकि ये जो अननोन स्टोरीज है, नॉर्थ ईस्ट की हो या भारत के अलग अलग हिस्सों का हो, वो सिर्फ भारत के लोगों को ही जानना जरूरी नहीं है, ये और बाहर भी जाना चाहिए। तो उसी हिसाब से मेरे टाइटल्स रखे हैं। बट एट द सेम टाइम, जैसे मैंने एक फीचर फिल्म बनाया है, इशू, एक शॉर्ट फिल्म बनाया है, उसका असमिया में उसका नाम है खोगुन। खोगुन मीन्स वल्चर इन गिद्ध। तो वो असमीज में ही नाम रखा है, क्योंकि वो असमीज फिक्शन का अलग है, डॉक्यूमेंट्री का अलग है जो टाइटल देने का। अभी मैं एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ जिसका एक असमिया नाम भी है, इंग्लिश नाम भी है, क्योंकि वो सब्जेक्ट असम के लिए इमोशनली कनेक्टिंग सब्जेक्ट है। तो उस हिसाब से टाइटल्स मतलब सोच के बाद प्राइमरीली यस कि स्टोरीज का जो इमीडिएट कनेक्ट टाइटल से होती है कोई भी फिल्म की, तो वो ग्लोबली सबको इमीडिएटली कनेक्ट करे। बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से आभार हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमें वक्त देने के लिए। धन्यवाद। और अब यही रुककर सुनते हैं एक सुंदर सा गीत। जिसमें कहा गया है, ये स्वर्ण भूमि है मणिपुर, ये सुनहरी भूमि है मणिपुर। मणिपुर पानी की गहराई से निकला मोती जैसा है, एक सुंदर फूल है। मणिपुर छोटा है लेकिन चमकदार है। मणिपुर पहाड़ों से गढ़ा हुआ हरे भरे परिधानों में सुशोभित है। तो आइए सुनते हैं। रविवार की शाम प्रसारित होने वाला पूर्वोत्तर डायरी कार्यक्रम पूर्वोत्तर के राज्यों से महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक लेकर आता है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए निर्धारित समय अब समाप्ति की ओर है। अगले सप्ताह रविवार की शाम आपसे फिर मुलाकात होगी। अब अनुमति दीजिए। आलेख और संकलन चंद्रिका जोशी, तकनीकी सहायक दानिश जैदी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।